हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको निशुल्क हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग समय पर क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी छात्र छात्राएं सीखना चाहते हैं वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ हमारा बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप है। आज दिनांक 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम आपको निशुल्क आशुलिपि सिखा रहे हैं। यह हमारा पहला अध्याय है। पहले हम जानते हैं आशुलिपि है क्या। ठीक है, तो आते हैं हम इसके पृष्ठभूमि पे। आशुलिपि आशुलिपि क्या है? पृष्ठभूमि हमारी ये है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भाषा का व्यवहार मुख्यतः दो रूपों में होता है, बोलकर और लिखकर। आपने देखा होगा कोई भी भाषा है, हम या तो उसको बोलकर या लिखकर समझते हैं आपस में। भाषा के लिखित व्यवहार के लिए जहाँ सुविधाजनक लिपियों की आवश्यकता होती है, वहाँ इसके बोलकर या द्रुत गति से व्यवहार के लिए गतिशील लिपियों की आवश्यकता होती है, जिसे आशुलिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में आशुलिपि शॉर्ट हैंड वह सूक्ष्म लिपि है, लेखन विधि है जिसके माध्यम से वक्ता के भाषणों को लिपिबद्ध करके उसका भाषा में प्रतिलेखन किया जा सके। मतलब जो सुना है आपने उसको लिपिबद्ध किसी भी निशान के चिन्ह के आधार पर उसको पहले हम उसको बना लें और उसके बाद में उसको जिस लिपि में बोला गया है, हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिपि में, उस तरह से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो उसको और द्रुत गति मतलब जो भी अच्छी स्पीड, मतलब गति द्रुत आपने सुना होगा, अच्छी स्पीड और तेज गति से जो लिख सकता है वो द्रुत गति। मानव सभ्यता के विकास में भाषा के व्यवहार के साथ आशुलिपि का प्रयोग भी भिन्न भिन्न रूपों में किया गया है और समय समय पर इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता रहा है। इसे हीरोग्लिफिक्स, जिग्लोग्राफिक, तिरोनियन, नोट्स, शॉर्ट, स्विफ्ट एंड नैरो राइटिंग, नोवा, नोटोरिया, ब्रेचिग्राफी, टेचिग्राफी, स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड आदि अनेक नामों से जाना जाता है। आशुलिपि का उद्देश्य एवं महत्व। आशुलिपि अपने आप में लक्ष्य नहीं है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव को ऐसी लिपियों की आवश्यकता पड़ी जो न केवल सुंदर हों वरन उन उद्देश्यों की पूर्ति में भी सफल हों जिनके लिए उनका निर्माण किया गया। अतः भाषा के प्रतिलेखन के लिए जो भी आशुलिपि पद्धतियाँ, विधियाँ अपनाई जाएं, गतिशीलता ही उसका मुख्य गुण और व्यावहारिकता उसका सही परीक्षण माना गया है। इसी गुण के कारण विश्व में सैकड़ों आशुलिपि पद्धतियाँ आई और अधिक गतिशील लिपियों के उपलब्ध होने पर कालांतर में विलीन होती चली गई। आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी लिपि ये है, हम इस लिपि से करते हैं, ये ज़्यादा अच्छी है। तो उस तरह से जो जैसे जैसे विकास होता रहा, आपने देखा होगा विकास के क्रम में कुछ चीज़ें पुरानी होती जाती हैं तो हम उनको त्याग कर देते हैं। तो उस तरह से आशुलिपि की बहुत सारी जो लिपियाँ आई थी उनको कालांतर में हमने छोड़ दिया या वो स्वतः ही विलीन हो गई, स्वयं ही खत्म हो गई। आशुलिपि का महत्व एवं उपयोग आदिकाल से रहा है। प्राचीन रोम में सीनेट के सदस्यों के भाषण को लिखने के लिए आशुलिपि का प्रयोग किया गया। जूलियस सीजर ने आशुलिपि का प्रयोग लेखन के लिए किया। सैमुअल पेपिस ने अपनी डायरी आशुलिपि में लिखी। मार्टिन लूथर किंग तथा शेक्सपियर के नाटक आशुलिपि में लिखे गए और कोई बेईमानी ना कर सके वारेन हस्टिंग के मुकदमे की कार्रवाई
आशुलिपि रिपोर्टरों ने लिखी। जॉन वर्नार्ड शॉ ने अपने साहित्य लेखन में आशुलिपि का प्रयोग किया। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकन्स कई वर्षों तक आशुलिपि रिपोर्टर बने रहे और अपने उपन्यास भी उन्होंने आशुलिपि में लिखे। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आशुलिपि का महत्व और उसकी उपयोगिता भी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे विकास होता गया, आपने देखा होगा हर चीज़ का विकास होता जाता है, हर चीज़ की उपयोगिता बढ़ती जाती है जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वैज्ञानिक उपकरणों जैसे टाइपराइटर, टेप रिकॉर्डर, डिक्टोफोन, स्टेनोग्राफ, दूरसंचार के यंत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, कंप्यूटर आदि संसाधन, वर्ड प्रोसेसर आदि की सहायता से आशुलिपि का प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने लगा है। कारण यही है कि आशुलेखक कई व्यक्तियों के कई घंटों के काम को कुछ ही मिनटों में संपन्न कर सकता है। वर्तमान युग में गतिशीलता की दृष्टि से आशुलिपि टंकण की बहुमुखी कला एवं अनिवार्यता बन गई है। चाहे शासकीय पत्र व्यवहार हो या व्यक्तिगत साहित्य लेखन हो, मसौदा या टिप्पणी लेखन, समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग लेनी हो, न्यायालयों में गवाही या निर्णय लिखने हो, विधान मंडल की कार्यवाही हो या संसद की कार्यवाही, विचार गोष्ठियों की कार्यवाही लिखनी हो या प्रवचन अथवा भाषण, सभी जगह आशुलिपि का प्रयोग अनिवार्य रूप से होने लगा है। बहुत से छात्र ये समझते हैं कि आशुलिपि पता नहीं कहाँ काम में आती है, कहाँ नहीं आती, उनको ये नहीं पता होता। तो मैंने ये बताया सभी जगह हमारी आशुलिपि प्रयोग में लाई जाती है। कोई सा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई सा ऐसा भी नहीं है जहाँ पे एक आशुलिपि की आवश्यकता ना होती हो। अतः वक्ताओं के भाषण को शब्दशः लिपिबद्ध मतलब आशुलिपि लिपि में लिखने के लिए कर उसका सही प्रतिलेखन करना आशुलिपिकों एवं आशुलिपिकों जो आशुलिपि जानता है, आशुलेखकों समझ रहे हैं आप, के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इनमें भाषा ज्ञान एवं बुद्धि विवेक की भी आवश्यकता होती है, जिसकी आशा मशीन से नहीं की जा सकती। सपोज किसी में मोशन डालना है, कुछ लिखना है, अपने हिसाब से मशीन क्या, हम कुछ कह रहे हैं तो उम्मीद है मशीन पूरा नहीं लिख सकती। विश्व में आशुलिपि का उदय, विश्व में आशुलिपि कब आई, इसको हम आगे किसी टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको। अभी ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो हम यहाँ आते हैं ध्वनि लेखन, पिटमैन आशुलिपि सिद्धांत। आपने बहुत ने सुना होगा, पिटमैन की किताब से हमने किया हुआ है। तो जो पहले हमारे आशुलिपि के जनक थे वो पिटमैन ही थे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इंग्लैंड के सर आइजैक पिटमैन ने अपनी आशुलिपि पुस्तक स्टेनोग्राफिक साउंड हैंड, पहले उसको साउंड हैंड कहते थे, शॉर्ट हैंड उसका नाम बाद में पड़ा था, 1837 ईस्वी में प्रकाशित की, जिसे 1840 में फोनोग्राफी ध्वनि लेखन नाम दिया गया, क्योंकि ये ध्वनि के आधार पर हमारी लैंग्वेज है, प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लैंग्वेज है, जो प्रोनाउंस होगा वही हम उसको बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और लिख और रहे हैं, हो कुछ रहा है, सुनाई कुछ और दे रहा है, हमने कुछ बनाया कुछ और है। जो प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लैंग्वेज है तो उसी आधार पर हम इसको बनाएंगे, तो इसलिए हम इसको ध्वनि लेखन भी कहते हैं। इन्होंने सैमुअल टेलर की आशुलिपि पद्धति को आधार बनाया और शब्दों का उच्चारण के लिए जॉन वॉकर की ए क्रिटिकल प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी को आधार माना। उस समय तक अनेक इंग्लैंड में 460 आशुलेखन पद्धतियां प्रयोग में आ चुकी थीं। यह पद्धति विश्व की कई भाषाओं में अपनाई गई। पिटमैन आशुलिपि के चलन के बाद भी विश्व में अधिक सरल पद्धतियों के लिए प्रयास चलते रहे। फ्रांस में सबसे सरल पद्धति
स्टेनोग्राफिया ड्यूप्लियोए 1860 ईस्वी मानी जाती है। फ्रांस के ड्यूप्लियोन और इंग्लैंड के स्लोअन नामक दो व्यक्तियों ने लगभग एक समान आशुलिपि पद्धति लिखी, जिसे स्लोअन ड्यूप्लियोन पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये हिस्ट्री है उसकी। उसके बाद में जॉन रॉबर्ट ग्रेन द्वारा 1888 ईस्वी में हल्की रेखाओं के आधार पर लिखी जाने वाली ग्रेग पद्धति, आपने कुछ लोगों ने सुना होगा ग्रेग पद्धति से हमने किया हुआ है, तो प्रकाशित हुई, जो कि अंग्रेजी की रोमन लिपि के स्लोप झुकाव पर आधारित थी। इनमें सर हेनरी स्वीट की पद्धति करेंट 1892 ईस्वी तथा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित कर्सिव शॉर्टहैंड 1902 ईस्वी प्रमुख है, किंतु इन पद्धतियों को ग्रेग पद्धति की तुलना में लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका। तो जो पद्धति उन लोगों ने अपनाई थी वो लोगों ने पसंद नहीं करी, इसलिए उसको छोड़ दिया। इस प्रकार विश्व में आशुलेखन की 3 प्रमुख पद्धतियां विकसित हुई। पिटमैन पद्धति आई, स्लोअन ड्यूप्लियोन पद्धति तथा ग्रेग पद्धति। ठीक है, ये तीनों पद्धतियां आई। तीनों प्रकार की पद्धतियां विश्व में अनेक भाषाओं में आज भी चलन में हैं। कई जगह ग्रीक का यूज होता है, कई जगह, सब जगह अपनी अपनी अलग अलग हिसाब से यूज होती है। हिंदी में आशुलिपि का चलन पुरातन काल में ही भारत और यूरोप देशों में व्यावहारिक संबंध रहे हैं और इनको बढ़ाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा हाथ रहा है। भारत में ईसाई मिशनरियों की स्थापना से अंग्रेजी पढ़ने के अनेक साधन फैले। 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के असफल विद्रोह के बाद भारत की शासन सत्ता सीधे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई और धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी भारत की राजभाषा हो गई। सभी को पता ही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करती थी, अतः कंपनी के अधिकारी ने भारतीय कर्मचारियों को अंग्रेजी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, अंग्रेजी सीखने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी। और भारतीय कर्मचारियों ने अंग्रेजी आशुलिपि भी सीख ली। तो उस तरह से इंग्लिश सीखी पहले लोगों ने, फिर आशुलिपि भी, इंग्लिश स्टेनो भी सीख ली। पहले आशुलिपिकों को प्रयोग अधिकारियों के साथ होता था। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। पहले आशुलिपिकों का प्रयोग अधिकारियों के साथ होता था, लेकिन उसके बाद में उसकी उपयोगिता बढ़ती गई और प्रशासन के विभिन्न अंगों में इसका उपयोग किया जाने लगा। भारत में पिटमैन शॉर्टहैंड का विधिवत प्रशिक्षण पहली बार 1884 ईस्वी में मद्रास में प्रारंभ हुआ। ये आज भी है, पिटमैन की पूजा करी जाती है मद्रास में। इस बैट को प्रशिक्षण मिस्टर लूकर ने दिया। बाद में 1886 ईस्वी में श्री के.एस. अय्यर के नेतृत्व में पचियप्पा कॉलेज के ट्रस्टियों ने एक कॉमर्शियल स्कूल की स्थापना की। इन्होंने बड़ी लगन से कई आशुलेखक तैयार किए और आशुलिपि के प्रति लोगों में आकर्षक पैदा किया। सन 1887 में इंग्लैंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की पहली बैठक की कार्रवाई की रिपोर्ट लेने में आशुलिपिकों का उपयोग किया गया और प्रथम भारतीय रिपोर्टर के.एस. अय्यर, पहले भारतीय रिपोर्टर हैं के.एस. अय्यर ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इससे आशुलेखकों को जन समर्थन मिला। उन्होंने दक्षिण के प्रांतों में अपने शिष्यों के साथ तत्कालीन अधिकारियों को आशुलिपिकों की उपयोगिता समझाई और उनकी नियुक्ति विधायिका व न्यायपालिका सभाओं में कराई। इसीलिए वे भारत में कॉमर्स शिक्षा के प्रतिपादक माने जाते हैं। विधायिका सभाओं में आशुलिपि का प्रयोग बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। विधानसभा में सोचते होंगे विधायिका सभाओं में
क्या ज़रूरत पड़ती होगी। तो हम आपको बता रहा हूँ कि प्राचीन काल से ही ये हमारे ज़रूरत का अंग रहा है स्टेनोग्राफी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्कोप है इसमें। अगर आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो आप अगर ए ग्रेड पोस्ट पाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पोस्ट है, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट्री पोस्ट ए ग्रेड राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट है, ठीक है। विधायिका सभाओं में आशुलिपि का प्रयोग। गवर्नर जनरल की काउंसिल की कार्रवाई की शब्दशः रिपोर्ट लिखने के लिए पहली बार 1890 ईस्वी में मिस्टर लाटिमेर की नियुक्ति की गई, जो कि वायसराय के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी थे। इसके बाद मिस्टर टिसडेल को पूर्णकालिक रिपोर्टर के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने बहुत समय तक इस कार्य को अकेले किया। इसीलिए उन्हें भारत में संसदीय रिपोर्टिंग का जनक माना जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, लेकिन फिर भी भारत में संसदीय रिपोर्टिंग का जनक कौन है? तो हमारे इसके बाद मिस्टर टिसडेल को पूर्णकालीन रिपोर्टिंग के रूप में नियुक्त किया गया, तो उनको संसदीय रिपोर्टिंग का जनक माना जाता है। मिंटो मुरले रिफॉर्म्स के बाद भारत में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई, जिसमें चुने हुए भारतीय जनप्रतिनिधि भी थे। उनके भाषणों को लिखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। प्रतिनिधि सभा की बैठकें लंबे समय तक चलने से 8 पूर्णकालिक रिपोर्टरों की नियुक्ति की गई, जिन्हें ऑफिसर ऑफ फर्स्ट ग्रेड कहा जाता है। आप सभी सुन रहे होंगे, यहाँ पे ऑफिसर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, ए ग्रेड की जॉब है ये। 1929 तक कुल 12 रिपोर्टर अंग्रेजी आशुलेखन के कार्य करते थे। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद 2 सदनों की व्यवस्था की गई। दोनों सदनों में अलग अलग रिपोर्टर नियुक्त किए गए। आगे है विधायिका सभाओं में भारतीय भाषाओं का प्रयोग। ये तो था हमारा अंग्रेजी में जो प्रयोग हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे हमारी हिंदी भाषा भी आ गई, भारतीय भाषाएं भी आई। कैसे आई वो बता रहे हैं। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी राजभाषा होने से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी में चलती थी। यदि कोई भारतीय सदस्य अपनी मातृभाषा या हिंदी में बोलता था तो कार्यवाही में केवल यह उल्लेख कर दिया जाता कि अमुक अमुक सदस्य अमुक अमुक भाषा में बोला। यदि उस सदस्य ने अपने भाषण का अंग्रेजी अनुवाद कर दिया तो उसे कार्रवाई में सम्मिलित कर लिया जाता था। भारत के स्वाधीन होने के बाद 1948 में केंद्र में राष्ट्रीय सरकार के गठन के बाद पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 हिंदी रिपोर्टरों की नियुक्ति हुई। कब हुई? 1948 में पहली बार हिंदी रिपोर्टर हमारे नियुक्ति हुए। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा तथा प्रांतीय भाषाओं को राजभाषा का स्थान प्राप्त होने पर सभी प्रांतीय भाषाओं की आशुलिपि प्रणालियों का निर्माण हुआ और उनके आशुलिपिकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। 1965 तक लगभग सभी भारतीय भाषाओं में आशुलिपि की प्रणाली विकसित हो चुकी थी। वे प्रांतों में विधायिका सभाओं तथा, यहाँ ये मिस्टेक हो गई है, प्रशासन में प्रयोग में आ रही है। हिंदी आशुलिपि का उदय और विकास, यहाँ हम हिंदी आशुलिपि के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो हिंदी आशुलिपि का उदय और विकास पर जोर दिया जा रहा है। हिंदी आशुलिपि का इतिहास भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से जुड़ा है। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष व्याप्त रूप में धारण कर चुका था। इस समय देश के राष्ट्रीय नेता जनमत तैयार करने के लिए लोगों से जाकर मिलते थे तो हिंदुस्तानी में भाषण करते थे। राष्ट्रीय नेताओं की प्रेरणा पर काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा पहली बार हिंदी आशुलिपि की संकेत प्रणाली, निष्काम प्रणाली 1907, काफ़ी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा निष्काम प्रणाली, हमने निष्काम प्रणाली से किया हुआ है, तो सबसे पहली बार 1907 में निष्काम प्रणाली का प्रकाशन हुआ। इसके बाद
के प्रयासों में 1929 ईस्वी में ब्रह्माक्षर प्रकाश और 1931 में जैन संकेत लिपि प्रकाशित हुई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष सीमा पर पहुंचने से ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक नेताओं की गतिविधियों की रिपोर्ट लेने के लिए अपने सीआईडी रिपोर्टरों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए लखनऊ के क्रिश्चियन स्कूल ऑफ कॉमर्स की व्यवस्था की गई। यहीं पढ़ाई जाने वाली पद्धति बाद में सिंह प्रणाली के नाम से प्रचलित हुई। आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा सिंह प्रणाली बहुत अच्छी है। तो ये सारी प्रणालियाँ बहुत पुरानी प्रणालियाँ हो चुकी हैं। इलाहाबाद में श्री ऋषिलाल अग्रवाल ने संकेत लिपि नामक पुस्तक लिखी। मैं यहाँ आपको जितनी भी हमारी आशुलिपि की पुस्तकें हैं सभी को बारी बारी से एक्सप्लेन करके सभी प्रणालियों में आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो कि कौन सी प्रणाली आसान है। जहाँ इस प्रणाली में डॉक्टर विशिष्ट गोपाल दत्त बिष्ट की प्रणाली की बात कर रहा हूँ, ये प्रणाली बहुत आसान है, इसमें आप आसानी से अच्छी गति पा सकते हैं। साथ ही इस प्रणाली को करने से आपको एक फ़ायदा और है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में द्विभाषीय आशुलिपिक भी बन सकते हैं, जिससे आपके सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी जो भी है, आपके करियर में चार चांद लगने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप उठाकर देखिएगा, कभी भी कोई भी विज्ञप्ति निकलती है उसमें कई बार होता है वैकेंसियाँ खाली रह जाती हैं। जब आपको दोनों भाषाओं की आशुलिपि बहुत अच्छी तरह से आती होगी तो मैं नहीं मानता कि आपको लेने से कोई भी विभाग मना करेगा या कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे थे ऋषि प्रणाली के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक मंच पर जाने से हिंदी आशुलिपि को बढ़ावा मिला, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार यह घोषणा की थी कि स्वाधीन भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। 1937 में राष्ट्रभाषा प्रचार भारत समिति वर्धा ने हिंदी आशुलिपि का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया, जिसमें मुंबई के श्री दबके ने पिटमैन के ध्वनि चिन्हों को बदलकर आवृत्ति की गणना पर आशुलिपि चिन्ह निर्धारित करने का नया प्रयोग किया। यह पद्धति बाद में वर्धा प्रणाली कहलाई। भारत के स्वाधीन होने से पूर्व तक जो भी प्रयास हिंदी आशुलिपि के विकास में के लिए किए गए, वे अधिकांश उन लोगों द्वारा किए गए जिनका व्यावहारिक ज्ञान हिंदी आशुलिपि का नहीं था। उस समय शासन में इसकी उपयोगिता भी नहीं थी। तब विधायिका में भी हिंदी के भाषण अल्पमत में होते थे। सन 1946 ईस्वी में राष्ट्रीय सरकार के गठन के बाद पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 हिंदी रिपोर्टरों की नियुक्ति हुई और हिंदी आशुलिपि को प्रोत्साहन मिला। 1948 में हिंदी आशुलिपि की कुछ अन्य पुस्तकें लिखी गईं, जैसे पिटमैन पद्धति से भिन्न थी। इसमें हिंदी आशुलिपि तथा खन्ना प्रणाली है। स्वाधीनता के बाद लिखी गई अन्य पुस्तकों में पिटमैन, त्वरा लेखन, नवीन आशुलिपि तथा मानक आशुलिपि हैं। ये 3 प्रणालियाँ सिंह प्रणाली के समान हैं और इन्हें सिंह प्रणाली का संशोधन कहा जा सकता है। इन सभी प्रणालियों की कमियों को दूर करने लिखी गई विशिष्ट आशुलिपि ही ऐसी पद्धति है जिसे दीर्घकालीन अनुभवों और शोध तथा व्यावहारिक प्रशिक्षणों के आधार पर तैयार किया गया है। व्यावहारिकता के परिणाम स्वरूप विशिष्ट आशुलिपि के लेखक ने 250 शब्द प्रति मिनट का सर्वोच्च कीर्तिमान स्थापित कर हिंदी आशुलिपि को अंग्रेजी के विश्व कीर्तिमान पर पहुंचाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त किया है। आप देख रहे हैं यहाँ जो विशिष्ट प्रणाली जो इन्होंने जो लिखा है, उनका खुद अपना 250 का शब्द का
रिकॉर्ड है। आप किसी भी प्रणाली को उठा के देख लीजिए, किसी की भी हाई स्पीड इतनी हाई स्पीड नहीं है। इनका अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। उच्च शैक्षिक दृष्टि से भी इसके लेखक विश्व में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आशुलिपि विज्ञान विषय पर डॉक्टरेट पीएचडी, डॉक्टरेट मतलब पीएचडी की उपाधि अर्जित की। लेखक की मान्यता लुई पास्चर का यह कथन है कि कोई भी सिद्धांत उपयोगी नहीं है यदि उसमें व्यावहारिकता न हो। इसी मान्यता को लेकर विशिष्ट पद्धति के लेखक सर्वाधिक संख्या में लोकसभा एवं राज्यसभा में संसदीय रिपोर्टर के उच्च पदों पर तो पहुंचे ही चुके हैं। 200 से 250 शब्द प्रति मिनट की गतियां अर्जित कर सर्वाधिक स्वर्ण पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप इस प्रणाली से सीखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में स्पीड पा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम 2 महीने में सिखा देंगे, हम 10 दिन में सिखा देंगे, हम 1 हफ्ते में सिखा देंगे, उन सब से अलग ये प्रणाली है। इनका अपना 250 का रिकॉर्ड है और कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं लिख सकता। आप अपनी किताब पर कभी भी छाप के लिख के देखिएगा तो आपको 420 के कितने सारे केस दर्ज होते हैं आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा ना समझें कि उन्होंने फेक लिखा है, गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशिक्षण के व्यापक अनुभवों के बाद स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हिंदी आशुलिपि का यह मानक कंप्यूटरीकृत संस्करण विशिष्ट आशुलिपि प्रशिक्षक, यहाँ आप स्वयं भी इसको पढ़ सकते हैं, के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे प्रशिक्षक अत्यधिक सरल एवं फलदायी हो सके। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा जो हम आशुलिपि करा रहे हैं उसके फायदे क्या हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। और मैं समझता हूं कि फिर आप सभी अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उस स्टेनोग्राफी लैंग्वेज का प्रयोग करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि ये कोई मार्केट में जो कह रहा है या कोई यूट्यूब चैनल पे कह रहा है हमारी गति बहुत अच्छी है, हमारी आशुलिपि पद्धति बहुत अच्छी है, इस तरह के कोई भी शब्द। ठीक है, तो यहाँ हमारे इंट्रोडक्शन का था चैप्टर, जिसमें हमने आपको बताया पहला चैप्टर ही है। 5 सितंबर की क्लास है। अगली क्लास के लिए हमारा चैप्टर पे कंटिन्यू हमारे निर्धारित समय पर आते रहें। यहाँ हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, यहाँ आप t.me/hindi steno basic टाइप करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम पे हिंदी का लिंक मिल जाएगा। और यहाँ हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप हमको व्हाट्सअप ग्रुप के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं गर्ल्स के लिए अलग से सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है, जो गर्ल्स बताएगी उसी को हम उस ग्रुप में ऐड करेंगे या ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा उसके बाद में, तब आप अपने दोस्तों को शेयर करा सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी है, आप अगली क्लास में मैं आपको शब्द चिन्ह के बारे में बताऊंगा। कोई भी परेशानी है आप हमें 24/7 कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि नियमित रूप से आप जो भी अभ्यास करें हमारे या तो इंस्टाग्राम ग्रुप पे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें शेयर करते रहें, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि आप सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हमारी इंग्लिश की भी क्लास शुरू होने वाली है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि केवल एक ही पहले सीखें। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी सीखें, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश सीखें। ये ना करें कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का एक साथ मिल रहा है तो आप फ्री के चक्कर में चलो दोनों तरफ ही पैर फैला लें। तो पहले आप एक चीज़ सीख लीजिए, हिंदी या अंग्रेजी, जिस भाषा में आपकी अच्छी रुचि है और जिस भाषा को आप आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसी में करना, ना कि किसी के कहने पर कि हिंदी का स्कोप अधिक है, इंग्लिश का स्कोप अधिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि जो
कहते हैं ऐसा कुछ जहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने इंस्टीट्यूट जिनके पास हिंदी की कोई फैकल्टी नहीं है, तब वो उस कंडीशन में कहना शुरू कर देते हैं इंग्लिश के छात्रों का कोई स्कोप नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो हमारे हिंदी राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सभी हमारे हिंदी राज्य, हिंदी बेल्ट जितने भी राज्य हैं सभी में, उत्तराखंड हो गया, सभी में हिंदी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर अधिकतर हिंदी आशुलिपि की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट में कभी भी हिंदी स्टेनो की वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में जाने की इच्छा है किसी की भी, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी ही करें। इसके साथ ही जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है अधिकतर। सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, वहाँ जो रीजनल लैंग्वेज है या तो उसमें या हिंदी, इस तरह के लैंग्वेज में स्टेनोग्राफी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप अपनी रुचि के आधार पर आपकी जिसमें जाने की इच्छा है उसके लिए हमसे क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको उसी के आधार पर गाइड करूँगा, बताऊँगा कि आप किस में जाना चाहते हैं, किस लैंग्वेज को करें, तब आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।